नमस्कार बच्चों, मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं सिविल टेक सॉल्यूशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग हाइड्रोलिक्स का जो आपका फोर्थ सेमेस्टर का हाइड्रोलिक्स का सब्जेक्ट है उसका आज हम लोग सिलेबस देखेंगे। सिलेबस देखेंगे भी और ये समझेंगे भी कि इसमें पहले कितना क्वेश्चन न्यूमेरिकल थ्योरी कैसा रहता है। उसके साथ में ये सब्जेक्ट जो है आपका, चूंकि मैं एक सब्जेक्ट पूरा आपका फोर्थ सेमेस्टर का खत्म कर चुका हूँ। एडवांस सर्वे आपका ऑलमोस्ट खत्म है, एक दो लेक्चर बचा हुआ है, 3 लेक्चर मान लीजिए, तो वो खत्म, वो चलता रहेगा। हाइड्रोलिक्स हम लोग काफी लेट शुरू कर रहे हैं, बहुत देर से शुरू कर रहे हैं, कारण मैं बोला एक मैं तब तक खत्म कर लूंगा तब दूसरा शुरू करूंगा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा। 2 सब्जेक्ट हम लोग के पैरेलल में हो चुके हैं। आरसीसी ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है, थोड़ा सा एडवांस सर्वे ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है। अब आप लोग का बच जाएगा हाइड्रोलिक्स, जो कि मैं शुरू करने जा रहा हूँ। सिलेबस डिस्कशन आज कर रहा हूँ। आप लोग अपना जो इससे उम्मीद रखना चाहते हैं वो भी बताइएगा कि हम लोग कैसे पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग फर्दर इसको आगे लेके चलेंगे। पहले ये जान लें कि इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस सब्जेक्ट के बारे में आपको बता दूं कि ये सब्जेक्ट क्यों है। तो जब मैं मैकेनिक्स पढ़ाना शुरू किया था और उस समय मैंने आपको बताया था कि जो मैकेनिक्स होती है वो सॉलिड के ऊपर भी होती है, उसके साथ फ्लूइड के ऊपर भी होती है। तो याद करिए सॉलिड मैकेनिक्स, याद करिए वो दिन जब हमने इसको शुरू किया था और हमने आपसे बताया था कि सबसे पहले हमने बांटा था मैकेनिक्स को। तो मैकेनिक्स जो बांटी थी, मैकेनिक्स वो बांटी थी बेसिकली 2 हिस्सों में। हम पढ़ा नहीं रहे, आज केवल सिलेबस समझा रहे हैं हम आपको। एक आपका सॉलिड मैकेनिक्स था, सॉलिड मैकेनिक्स, और एक आपका था फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो सॉलिड मैकेनिक्स में मैंने डिफॉर्मेबल बॉडी और रिजिड बॉडी के ऊपर बात करी थी सॉलिड मैकेनिक्स के अंतर्गत। फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने 2 चीजों के बारे में बात करी थी कि फ्लूइड 2 होते हैं। एक होता है आपका लिक्विड फ्लूइड, मतलब वो जो बहने वाला हो, जिसमें फ्लो करने की टेंडेंसी हो, उसको फ्लूइड कहते हैं। एक लिक्विड था आपका, दूसरा आपका गैस था। ये ध्यान रखिएगा कि लिक्विड मतलब पानी या फिर कोई भी ऐसा द्रव जिसको बोलेंगे, और गैस मतलब आप जानते ही हैं। तो अभी मैंने आपसे बताया था कि कुछ लोगों को गैस वाला भी मैकेनिक्स पढ़ना पड़ता है, खासकर मैकेनिकल वाले लोगों को, जिनको पिस्टन टरबाइन इनके बारे में पढ़ना है। तो हम लोग को भी टरबाइन पढ़ना है, लेकिन बहुत उसका मैकेनिकल वाला पार्ट नहीं, ठीक है। तो हम लोग को जो बेसिकली सिविल इंजीनियर्स को पढ़ना है वो लिक्विड वाला मैकेनिक्स पढ़ना है। ये सब मैकेनिक्स ही है, सॉलिड का मैकेनिक्स, फ्लूइड का मैकेनिक्स, फ्लूइड का मैकेनिक्स। तो इसको हम लोग शॉर्ट में एफएम या फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। पहले सब्जेक्ट का नाम यही था। अभी क्या है, लिक्विड मैकेनिक्स जो होगा उसका नाम हो जाता है हम लोग का, खासकर लिक्विड में हम लोग तेल वेल की बात कम करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादातर लिक्विड में हम लोग पानी वाले लिक्विड की बात ज्यादा करते हैं। जब पानी जहां पर आता है तो इसीलिए इस सब्जेक्ट का नाम हम लोग क्या लिख देते हैं, हाइड्रोलिक्स लिख देते हैं, क्योंकि लिमिटेड कर देते हैं हम लोग कि लिक्विड में भी हम सिर्फ पानी के बारे में ज्यादा बात करेंगे। और गैस मैकेनिक्स का नाम हम लोगों ने जो रखा था उसी समय मैंने आपको बढ़ाया था कि इसका नाम न्यूमेटिक्स होता है, ठीक है। तो अभी आप लोग को याद होगा कि इसमें जब हमने बांटा था आप लोग को रिजिड वाले के बारे में, यानी हमने जब रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ा था, रिजिड बॉडी का मैकेनिक्स यानी मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, तो इसको जनरल जो आप पढ़े हैं अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसमें हम लोग यही पढ़ रहे थे। तो ये तो आप पढ़ चुके होंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यानी इसका ये वाला हिस्सा पढ़ चुके हैं। एमओएम पढ़े तो एमओएम में हमने डिफॉर्मेबल बॉडी को पढ़ लिया। अब इसमें आए हैं तो अब हम लोग लिक्विड मैकेनिक्स को पढ़ेंगे, गैस हम लोग को पढ़ना नहीं है। तो आपको पता चला हम लोग शुरुआत कहां से किए थे, पूरा पूरा हम लोगों ने जो शुरू किया था वो कहां से शुरू किया था। तो हमने जो ये सब चीजें पढ़ रखी है, अभी भी सॉलिड मैकेनिक्स के अंतर्गत जब डिफॉर्मेबल बॉडी में आते हैं तो भी एक इलास्टिक होता है, एक प्लास्टिक होता है। तो एमओएम असल में हम इलास्टिक वाला पढ़ रहे हैं, प्लास्टिक वाला जो आपका है वो अभी भी हम लोग नहीं पढ़े हैं, वो आगे अगले कुछ सेमेस्टर में आपको मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत, तो हम लोग हाइड्रोलिक्स पे पहुंच चुके हैं। तो हाइड्रोलिक्स वो सब्जेक्ट है, फ्लूइड का वो हिस्सा है जो बह सकता है, और बेसिकली हम लोग पानी की बात करेंगे हाइड्रोलिक्स के अंतर्गत। तो जितना भी ये चैप्टर हम लोग का या यूनिट जिसको कहेंगे पूरा सब्जेक्ट ही होगा, वो पानी पर बेस्ड होगा। अब पानी पर बेस्ड क्या होगा, तो पानी से हमको क्या लेना देना। तो बेटा एक चीज जान लीजिए, जितना भी पानी के अंदर गुण है उन गुणों को समझिए, फिर उन गुणों का अपने इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी में यूज कर लीजिए। गुण कौन कौन से हैं पानी के अंदर, पहला वो फ्लो करता है, फ्लो करता है तो उसके अंदर श्यानता होती है, वो हर दिशाओं में एक समान दाब डालता है। ये सब पानी की प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज का यूज कर करके पानी हाइट के साथ प्रेशर बढ़ाता है। ये सारी चीजें इनकी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। अब पढ़ने के बाद, पूरा पानी को पढ़ने के बाद हम लोग फिर आएंगे तो देखेंगे कैसा कैसे इनके इन गुणों का यूज करके हम लोग हाइड्रोलिक्स मशीन बना लेंगे, या कैसे इन पानियों का पाइप की सप्लाई पर असर डालेगा। पाइप जो सप्लाई पाइप है,
सप्लाई पाइप है, उसके बाद नहर या इरिगेशन डिपार्टमेंट में पानी जब जाएगा, मतलब नहरों से जब पानी होकर खेतों तक पहुंचेगा, तो नहरों में क्या ऐसा होना चाहिए कि पानी सफिशिएंट खेतों तक पहुंचे। ये सारी चीजों को समझने के लिए, जैसे ये एक सहायक सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा अपने आप में। इसका हाइड्रोलिक्स में हम लोग पानी के सारे गुणों को समझेंगे, स्टैटिक कंडीशन में भी, डायनामिक कंडीशन में भी, यानी पानी को रुके हुए भी और पानी को चलते हुए भी। हम हर कंडीशन में समझेंगे किसको, पानी को। और पानी को जब हम समझ लेंगे पूरा, तो उसका यूज करेंगे अपने जीवन में। तो पहला यूज तो हम लोग इसी सब्जेक्ट के अंतर्गत एक आएगा, मशीन पार्ट, हाइड्रोलिक्स मशीन का पार्ट। आप लोगों में बहुत लिमिटेड दिया है, तो कुछ मशीनें जो पानी के कुछ सिद्धांतों पे काम करती हैं उन मशीनों को पढ़ेंगे, जैसे पंप और टरबाइन। ये पानी के कुछ थ्योरीज हैं, उन पे काम करेंगे। तो एक तो देखो मैंने कहा क्या, हाइड्रोलिक्स में हम पानी के गुणों को समझेंगे कि पानी की क्या हरकतें हैं। उन हरकतों का यूज करके कुछ मशीनों का हम अध्ययन करेंगे जो हमारे काम की है मशीनें। अगर पानी कुछ अपनी हरकत बदल दे तो ये मशीनें जैसी बनाई जा रही हैं वैसे काम ही नहीं करेंगी। लेकिन पानी अपनी हरकत नहीं बदलेगा, क्यों? क्योंकि नेचर अपने नियम कभी नहीं बदलता है। अब बात करेंगे कि अगर मशीन में, तो फिर आगे, तो आगे आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, इरिगेशन इंजीनियरिंग। आगे क्या, इसी में 4th सेमेस्टर में ही आपका वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग नाम से होता है इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो उसमें हाइड्रोलिक्स के सामान्य नियमों का, ओसीएफ का, हाइड्रोलिक्स 4-5 पार्ट में बटा, आप लोग को छोटे में बताया गया है, लेकिन हाइड्रोलिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अगर देखा जाए तो। उसमें स्टैटिक है, डायनामिक है, पाइप फ्लो है, ओपन चैनल फ्लो है, मशीन है। अगर मैं सबसे लंबा सब्जेक्ट कोई कहूं पूरे टेक्निकल में आपके, तो वो हाइड्रोलिक्स है, लेकिन डिप्लोमा में वो बहुत कम लेवल का दिया गया है। आगे पढ़ेंगे तो सबसे लंबा सब्जेक्ट में हाइड्रोलिक्स आता है, ये जान लीजिए। तो हम लोग आते हैं कि आपको डिप्लोमा के अंतर्गत हाइड्रोलिक्स में क्या क्या पढ़ना है। कुछ मैं इसमें आपके क्वेश्चन अच्छे भी कराऊंगा, ताकि आप सामान्य जूनियर इंजीनियर के क्वेश्चन जो आते हैं वो कर भी पाए। और रही बात हाईटेक क्वेश्चंस की, तो आपको पूरे यूट्यूब पे डिप्लोमा के कोर्स में केवल हाइड्रोलिक्स अगर मैं पढ़ाने लगूं जेई लेवल का, तो मैं 94 क्लास लूंगा, कम से कम लिया हूं। 94 क्लास चलेगी हाइड्रोलिक्स की, तब हाइड्रोलिक्स खत्म होगा, ये जान लीजिए। तो कोई अगर आप जेई लेवल का पढ़ा देंगे, साफ बेवकूफ बना रहा है आपको, बात साफ सुथरी है, इतना ज्यादा उसका कंटेंट है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि आपको क्या पढ़ना है इस पूरे हाइड्रोलिक्स में, तो बता तो दिया मैंने। तो हाइड्रोलिक्स में हम लोग पानी के ऊपर बल और उसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे, या पानी के कुछ गुणों का खुद भी अध्ययन करेंगे पानी में। तो क्या है, जरा देखिए आपका सिलेबस, ये स्क्रीन पर आपका सिलेबस आपको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है आपको कि कोई दिक्कत आ रही है? एक बार स्क्रीन पर देखिए कि आपको आपका सिलेबस दिख रहा है कि कोई दिक्कत आ रही है, ये बता दीजिए मुझे। तो आप यहां पर देख लीजिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूं, देखिए यहां से आपका ये सब्जेक्ट का नाम शुरू होता है, मैं आपको दिखाता हूं, हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स ये सब्जेक्ट है आपका हाइड्रोलिक्स। उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है कोर्स का, कि फ्लूइड फ्लो के अंतर्गत, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंतर्गत उसके पैरामीटर्स को समझना, वाटर हैमर वगैरह, फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू पाइप्स को समझना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप्स एंड देयर यूजेज, यानी पंप्स और जितने टाइप के पंप मार्केट में अवेलेबल है उनको समझना। और ये सब अगर आप समझेंगे इस कोर्स में, तो कुछ फायदे होंगे आपको। फायदे मतलब आउटकम्स मिलेंगे। क्या है, प्रेशर आप मेजर कर सकते हैं कि जैसे जो पाइप वगैरह बनती हैं, तो कौन सी पाइप कितना प्रेशर झेल सकती है, उसके अंदर पानी के फ्लो में कितना प्रेशर पैदा होगा, ये सब आपको निकालना आ जाएगा इसके अंतर्गत। वेरियस पैरामीटर जो फ्लूइड फ्लो के होते हैं वो जान लाएंगे। हेड लॉस को समझेंगे कि जब घर मकान में देखते होंगे कि पानी का फ्लो बड़ा कम हो जाता है, घर मकान में नहीं, किसी भी बिल्डिंग में पानी टोटी से गिर रहा है तो बड़ा धीरे धीरे गिर रहा है, तो उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, ये चीजें आप समझ लेंगे। ओवरऑल ये सब फायदे होंगे आपको। अब आते हैं कि डिटेल में पढ़ना क्या। तो पहला जो यूनिट आपका है, यूनिट 1, उसमें हमको पढ़ना प्रेशर मेजरमेंट एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हालांकि इसके पहले पहले जब इंट्रोडक्शन चैप्टर होता था इसमें, तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ाया जाता था। और उसमें पता नहीं, देखते हैं हम लोग दिया है कि नहीं। तो सबसे पहले इसने टेक्निकल टर्म, यूनिट 1 में टेक्निकल टर्म में यूज किया है हाइड्रोलिक्स को, जिसमें फ्लूइड क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, हाइड्रोलिक्स क्या है, हाइड्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोडायनामिक्स क्या है, आइडियल एंड रियल फ्लूइड किसको कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक्स, यानी हाइड्रोलिक्स के क्या क्या यूजेज, जो कि मैंने आपको हल्का सा बताया कि इरिगेशन में यूज पड़ेगा, उसके बाद पंप में, टरबाइन में, इनमें यूज पड़ेगा आपका, पाइप फ्लो में, फ्लो थ्रू पाइप में भी जरूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, मैंने बोला ये पहले एक चैप्टर होता था, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एक चैप्टर होता था। देखिए टॉपिक पूरे पहले जैसे ही हैं, जब सिलेबस नहीं चेंज हुआ था तो यही सब चीजें थी, बस यूनिट का नाम में इसको सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी रखा था, उसके बाद प्रेशर को बताया था, मतलब चीजें वही हैं। बस यूनिट 1 में इसने क्या किया कि पहले तो पूरा वो जो मैंने अभी अभी आपको बताया ना, पहले तो यही चीजें आपको बताना है,
पहले यूनिट 1 में यही पूछा है कि फ्लूइड के अंदर क्या क्या कैसे क्या हाइड्रोलिक्स होता है, ये सब चीजें। अगेन उसके बाद ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पड़ेगा, जैसे पानी के अंदर डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, ये सारी चीजों को इसने बताया है कि ये पढ़ना पड़ेगा ना, पानी के जो फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद पानी की वजह से डिफरेंट टाइप के प्रेशर पैदा होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, डिफरेंट टाइप के प्रेशर पैदा होंगे। और उसके बाद मोमेंट मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट प्रेशर बाय डिफरेंट मेथड, प्रेशर मेजरमेंट की, जैसे आप फ्लूइड का प्रेशर नापने के लिए, जैसे आप कभी देखे होंगे बाइक वाइक में हवा भराने जाते हैं तो एक मशीन लिया रहता है वो, ठीक है, वो मशीन ऐसे लगाता है तो वो ऐसे कांटा भागता है उसमें, तो बोलते हैं इतना हवा है इसमें, तो वो फ्लूइड के प्रेशर को नापा है। अगर आप सोचिए कि फ्लूइड प्रेशर ना मेजर करके आप शायद सीधे हवा डलवाते, टायर फट जाता आपका। तो कहने का मतलब कि कितनी हवा भरनी है उसका मेजरमेंट करने के लिए जो डिवाइस लिया रहता है उस डिवाइस का नाम है, आप सर्च करके मुझे बताइएगा उस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना। उस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, वो मैकेनिकल डिवाइस, मैकेनिकल प्रेशर मेजरमेंट होता है। कैसे होता है उसके बारे में आप बताएंगे, हम तो पढ़ाएंगे ये। चलिए मैं बता देता हूँ, बॉर्डन ट्यूब बोलते हैं उसको, बॉर्डन ट्यूब, इसके बारे में आप लोग को पढ़ना है प्रेशर मेजरमेंट में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप, हाइड्रोलिक्स मतलब है तो पानी के बारे में, लेकिन गैस का भी प्रेशर बताएगा, पानी के किसी पाइप में कितना प्रेशर है वो झेल पाएगी कि नहीं पाइप, इसको भी जानने के लिए सारा चीज आपको इसमें पढ़ना है। तो असल में पहले जो है वो 4 चैप्टर थे मिला के, उसको टोटल एक यूनिट में कर दिया है। ये टोटल जो 4 चैप्टर होते थे आपके टोटल यहाँ पे प्रेशर मेजरमेंट तक, ये टोटल एक यूनिट में कर दिया। पहले आपके सिलेबस में ये सब 4 चैप्टर में होते थे, अब टोटल एक यूनिट में है। दूसरा यूनिट कह रहा है फ्लूइड फ्लो पैरामीटर्स, यानी यहां से देखो यहां तक पूरा स्टैटिक होता है, मतलब हाइड्रोलिक्स का ये हिस्सा मैं अगर बात करूं तो यूनिट 1 जो होता है ना वो पूरा हाइड्रोस्टैटिक के बारे में, रुकी हुई अवस्था में पानी पर जितना भी चीज आएगा, रुकी हुई अवस्था में सब कुछ है, ये सब पानी के अंदर रुकी हुई अवस्था में बात हो रही है। दूसरा यूनिट जब शुरू हो रहा है तो ये तुरंत उसके बहने की यानी फ्लो करने की बात कर दे रहा है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो की बात करेगा, लेमिनार है, टर्बुलेंट है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, ये सारी फ्लो करते समय उसके अंदर जो गुण नए पैदा होंगे। रुका हुआ पानी अलग बिहेव करता है, चलता हुआ पानी अलग बिहेव करता है। तो जब ये फ्लूइड फ्लो पैरामीटर्स में हम जाएंगे तो इसमें फ्लो करने वाली बात करेगा यूनिट 2 के अंदर। उसके बाद उसी के अंदर आप बर्नौली का थ्योरम पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे पानी के अंदर कितनी होती है, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यार, ठीक। तीसरा जो होता है फ्लो थ्रू पाइप्स, देखिए पहला हमने पढ़ा आपका पूरा स्टैटिक, दूसरा हमने पढ़ लिया डायनामिक के बारे में, तीसरा अब पाइप के अंदर फ्लो होता है, और पाइप के अंदर फ्लो में और नाली के अंदर पानी बहने में दोनों में अंतर हो। नाली को ढाल पे रहना चाहिए, पाइप सीधे कहीं भी चढ़ा देगा, तो पाइप प्रेशर पर फ्लो कराता है, नाली वगैरह अंडर ग्रेविटी फ्लो होती है। तो यहां से फ्लो थ्रू पाइप वाला जो चैप्टर है वो तो प्रेशर के कारण पानी के फ्लो की बात करेगा। इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं, वाटर हैमरिंग है, घर में सुने होंगे कभी कभी कि रात को लगता है नल खुला, टक 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 की आवाज आती है। कई लोग घर में सुने होंगे ना कि सन्नाटा जब काफी ज्यादा हो जाता है घर में, खास करके जब एकदम शांति छा जाए तो कभी कभी रात में टक 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 की आवाज आती है। उस आवाज का कारण क्या होता है, तो पानी होता है, उसका भी हम लोग बात करेंगे इसके अंदर। उसके बाद आते हैं हम लोग फ्लो थ्रू ओपन चैनल। ओपन चैनल का मतलब होता है पाइप के अंदर जब फ्लो करता है ना तो पाइप बंद होती है, उस वो पूरा भर करके दाब पर, मतलब प्रेशर की वजह से पानी आगे बढ़ता है। लेकिन वहीं पर अगर एक चैनल है, चैनल मतलब 3 तरफ से बंद और एक तरफ से खुली, या यूं कह ले कि चारों तरफ से भी बंद हो, तब भी उसके अंदर एयर रहती है, वो एयर ले सकता है और फ्लो उसमें अंडर ग्रेविटी होती है। ये खास इसका जो यूज होता है सबसे ज्यादा नहरों में या फिर नालियों में, इन दोनों जगहों पे फ्लो थ्रू ओपन चैनल वाला चैप्टर काम करेगा हम लोग का। और उसके बाद आता है हाइड्रोलिक्स पंप के बारे में। इसमें हम लोग एक जो कॉन्सेप्ट ऑफ पंप है, हमने पंप कैसे काम करता है, टाइप्स में ऑफ पंप में है, फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होते हैं, पावर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, सिलेक्शन एंड चॉइस ऑफ पंप, इंट्रोडक्शन ऑफ इंपल्स एंड रिएक्शन टरबाइन। हालांकि पंप के बारे में ज्यादा बोला है, टरबाइन के बारे में थोड़ा सा कम बोला है, तो हम लोग टरबाइन को भी समझेंगे, पंप को भी समझेंगे। दीज आर द मेन मशीन्स बेस्ड ऑन हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स के आधार पर मुख्य रूप से 2 मशीनें आपकी हैं। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। अगर मैं यहीं पर बात करूं कि इसमें न्यूमेरिकल कितना आएगा, थ्योरी कितनी आएगी, तो मोटा मोटा देखिए पिछले कुछ सालों में इससे सिर्फ थ्योरी पूछ रहा है। न्यूमेरिकल अगर गलती से दे भी दिया तो वो उसके ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहते हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि ये सब्जेक्ट कैसा है, तो मैं कहूंगा कि ये न्यूमेरिकल मोर देन 50% इसमें न्यूमेरिकल होना चाहिए। तो अगर परीक्षा का पैटर्न बदलता है तो ये पूरा न्यूमेरिकल भी हो जाएगा।
हो सकता है, मतलब इसमें न्यूमेरिकल अच्छे आ सकते हैं, बनते हैं, लेकिन चूंकि पूछ नहीं रहा तो इसलिए मैं आपको बताया कि अभी तक नहीं पूछा जा रहा है। बट पहले जब हम लोग डिप्लोमा करते थे तो उस समय अच्छा खासा इससे न्यूमेरिकल आता था। अब मैं बात करूं आपको, तो अभी के केस में तो मैं कहूंगा कि आपका 10% ही न्यूमेरिकल का इसमें चांस होता है। इसमें सिर्फ 10% ही न्यूमेरिकल का चांस है, 10%, और बकाया का 90% आपकी थ्योरी हो जा रही है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो हम लोग थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों पढ़ेंगे, तो मैं कहूंगा कि आप मान के चलिए कि 50% न्यूमेरिकल और 50% थ्योरी। ये हो सकता है, अगर परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव हुआ तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी जो होता आ रहा है वो तो ये होता आ रहा है। तो ये आपने समझ लिया होगा, ठीक है। दूसरी चीज इसमें मैं बात करूं कि किसमें कितना समय लगेगा मोटा मोटा, तो सबसे लंबा चैप्टर आपका पहला यूनिट है। पहला यूनिट जो आपका है यहाँ पे वो सबसे लंबा है। अगर मैं इसमें बात करूं कि हम लोग कितने घंटे में इसको खत्म करेंगे पहली यूनिट को, सबसे पहला यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 आपका कम से कम ले लेगा, अगर आपसे बात करूं पूरे टॉपिक्स को उठा करके, तो सबसे लंबा अगर मैं इसको बोलूं तो ये 10 से 15 12 से घंटे तो कम, 12 से 15 घंटा ले लेगा आपका कौन, ये पहला यूनिट। 12 से 15 घंटा आप जोड़ते जाइएगा, 12 से 15 ये ले लेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा यूनिट, ये फ्लो वाला, तो आपका ये जो लेगा एनर्जी फ्लो, लिक्विड, पोटेंशियल, काइनेटिक, प्रेशर, बर्नौलीज थ्योरम, अगर इसकी बात करें तो ये 4 से 5 घंटा, 4 घंटा मान लीजिए इसको, तो 4 घंटा इसका हो गया इस यूनिट का। तो अगर हम लोग नोट करें तो उसको अगर ले लेते हैं 12 या 13 मान लेते हैं, तो 12 4 16 घंटा इसका हो गया। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं लगभग, तो यूनिट 3 जो होता है फ्लो थ्रू पाइप, इसमें भी 5 घंटे आप मान लीजिए, तो 5 घंटे 16 5 21 घंटे हो गया आपका, 21। फिर चौथा यूनिट आपका लेता है ओपन चैनल, 4 घंटे इसको भी मानिए आप कम से कम, या 5 घंटे मानिए इसको आप, 21 5 26 घंटे, और ये 2 घंटे मान लीजिए, 3 घंटे मान लीजिए, तो आपका 21 26 और 3, मतलब ये मान के चलिए कि टोटल जो आपका हाइड्रोलिक्स का सब्जेक्ट होगा वो 30 से 35 घंटे आपका मैक्सिमम होगा। 30 से 35 घंटे जो है वो आपका पूरा सब्जेक्ट में हम लोग को लगेगा पढ़ने में, ठीक है। तो अगर हम लोग 1.5 घंटा पढ़ते हैं तो थोड़ा कम समय लगेगा, मतलब 20 से 25 क्लास तक जाएगी। अगर हम लोग 1 घंटा पढ़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। तो 25 से 30 क्लास आपका हाइड्रोलिक्स जाएगा, यदि हम लोग 1.25 घंटे 1.5 घंटे का टारगेट लेके चले तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। शुरुआत होगी पहली क्लास, पहले आप ये देख लीजिए आपको हाइड्रोलिक सब्जेक्ट जो है पूरी तरह से एप्लीकेशन पर मिलेगा। डेमो एक आध क्लास में ले लूंगा यूट्यूब पे तो ले लूंगा, अदरवाइज एप्लीकेशन पे ही पूरा मिलेगा। आपका सिविल टेक सोल्यूशन ऐप जो है नीचे दिख रहा है, अगर कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप पूरी तरह से ऐप पे चलेगा, ठीक। और 1-2 डेमो क्लास आपको मिलेगी, तो आप डेमो क्लास देखना चाहें तो देख सकते हैं कैसा चलेगा, ठीक है। बाकी जो लोग एप्लीकेशन पे ऑलरेडी इनरोल है उनको सूचना मिल जाएगी कि हाइड्रोलिक्स कब से शुरू हो रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। अपने कमेंट्स इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए अगर कोई डाउट है या कोई सवाल हो सकता है मैं कवर न किया हूं, तो वो सवाल आप कमेंट में पूछ दीजिए, उसका जवाब दे दिया जाएगा। दूसरा यहाँ पे है, ठीक है। तो इसी के साथ में अगर हम लोग हाइड्रोलिक्स खत्म करते हैं तो उसके बाद एक सब्जेक्ट हम लोग का टॉस बचेगा, वो भी खत्म कर लेंगे हम लोग, लास्ट में टॉस को खत्म करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद। अपने कमेंट्स और अपने सवाल वेलकम करता हूं मैं, डाल दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में, हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।